गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? सभी बहुत अच्छे होंगे, ऐसी मैं एक्सपेक्ट रखता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और इंतजार कर रहे होंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ऐप ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो देखिए दोस्तों, लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी उसमें हमने ऐप ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कर लिया था। तो हम देख लेते हैं एग्जाम्स के अंदर ऐप ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, आप लोगों के जो पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पूछा गया था वो क्वेश्चन था which of the following electronic configuration of F block element, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, सॉरी मैं क्वेश्चन लिख दिया, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलीनियम एलिमेंट्स, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जीडी यानी गैडोलीनियम का है। तो इसका पूरा नाम लिख लीजिए, गैडोलीनियम। तो ऑप्शन ए के अंदर दिया हुआ था वहां पे 4F7 5D0 6S2। ऑप्शन बी में दिया हुआ था 4F7 5D1 6S2। ऑप्शन सी में दिया हुआ था 4F7 5D2 6S2 और ऑप्शन डी में जो था वो था 4F9 5D0 6S2। तो आप लोगों को पता है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका आंसर बी इज द राइट आंसर। तो ये दोस्तों जो है, मैंने आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन बताया जो कि एग्जाम्स में आया हुआ था। एक ऐसा ही क्वेश्चन इसके अंदर से और आया हुआ है, वो आप लोगों को मैं डिस्कस कर देता हूँ कि गैडोलीनियम के बारे में ही पूछा गया था क्वेश्चन। क्या पूछा गया था गैडोलीनियम के बारे में कि गैडोलीनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है होना चाहिए क्या, 4F8 5D0 6S2। गैडोलीनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होना चाहिए, लेकिन होता कैसा है, होता ये वाला है। ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ये होगा क्योंकि F8 ऑर्बिटल F8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो अनस्टेबल होता है नेचर में, क्योंकि ये हाफ फिल्ड भी नहीं होता ना ही फुल फिल्ड होता है। तो S7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन करने के लिए गैडोलीनियम का जो एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, डी में। ये एक इलेक्ट्रॉन डी में क्यों गया, ये इलेक्ट्रॉन एक डी में इसलिए गया है ताकि क्या है कि F का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो F7 इलेक्ट्रॉन मेंटेन करके रख लिए। और F7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, 4F7 5D, सॉरी मैं गलत दिख गया, 4F7 5D1 6S2 इसका हो जाता है। तो ये दो क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों को बताया जो प्रीवियसली किसी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए थे। अगले क्वेश्चंस की ओर हम अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस क्या होता है। बहुत बार क्वेश्चन आ गया है स्टूडेंट्स ये कि व्हाट डू यू मीन बाय द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे आज, और इसका इफेक्ट भी हम पढ़ेंगे, क्या क्या इफेक्ट है। बहुत डिटेल से इसको हम लेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चंस निश्चित रूप से सीबीएसई एग्जाम्स में आना तय है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। नाइड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ने के बाद में हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखो क्या होता है, मैं रिपीट कर एक बार डेफिनेशन बोल देता हूँ फिर लिख दूंगा आपके सामने। देखो, जब हम लेंथेनाइड सीरीज के अंदर लेफ्ट टू राइट मतलब सीरियम से लुटीशियम तक जाते हैं तो क्या होता है कि इनकी एटॉमिक साइज के अंदर या एटॉमिक रेडियस के अंदर एक सीरियल वाइज मतलब कॉन्सिक्वेंटली इनकी साइज घटती जाती है, और इनकी साइज में ये जो घटना है इसे हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। मैं रिपीट करता हूं एक बार, व्हेन वी गोज लेफ्ट टू राइट इन द लेंथेनाइड सीरीज फ्रॉम सीरियम टू लुटीशियम, देन its atomic size is consequently decrease and that is known as lengthenide contraction। तो यहां लिख देता हूं मैं एक बार, आपको नोट कर लेना। when we goes
when we goes left to right in lengthened series, जब when we goes left to right in lengthened series, और lengthened series कहाँ से शुरू होती है? सीरियम 57 से लेकर लुटीशियम 71 तक, मतलब हम सीरियम से लुटीशियम तक जाते हैं. देन द एटॉमिक साइज ऑफ lengthened is consequently decrease, या हम ये कह सकते हैं द एटॉमिक साइज इज डिक्रीज टू इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर, या फिर हम क्या कह सकते हैं, द एटॉमिक साइज ऑफ lengthened atom are decreased. The atomic size of lengthened atom are decreased when with increasing the atomic number. एटॉमिक साइज की जो वैल्यू है वो एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने के साथ साथ में घटती है, और इसे ही हम क्या कहते हैं मित्रों, यानी दोस्तों, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हम इसको कहते हैं. तो आप लोग मतलब समझ गए होंगे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का, कि जब हम लेंथेनाइड सीरीज के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर जो साइज जो है, एटम की साइज है, वो डिक्रीज होती जाती है, और इसी ही चीज को हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं. ठीक है, अब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को हम समझते हैं. क्या है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्यों होता है, एक्चुअली इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की हम स्टडी करते हैं, और इनका पीरियोडिक टेबल के जो अदर एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का. एक बहुत बड़ा मामला है, ये मुद्दा है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो है पीरियोडिक टेबल का. तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्यों है. ठीक है, तो हम लोगों को पता है बच्चों की कभी भी एटम की साइज बढ़ रही है, घट रही है, यानी एटम की साइज को लेकर दो फैक्टर सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल माने गए हैं. हमने प्रीवियस क्लास के अंदर भी ये चीजें स्टडी करी थी. तो यह लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को समझने से पहले उन दोनों रीजन को मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा. पहला रीजन जो है वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. और जो दूसरा रीजन हमारे पास में है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, जेड इफेक्ट से. और दूसरा हमारा जो रीजन है वो है शील्डिंग इफेक्ट. शील्डिंग इफेक्ट, ये दो रीजन ऐसे हैं जो कि किसी भी एटम की न्यूक्लियस को अफेक्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है. देखो बच्चों, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है कि किसी न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं उन प्रोटॉन के द्वारा प्योरली उस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, उस अट्रैक्शन फोर्स को हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. मैं रिपीट करता हूं, इट इज द रियल वैल्यू ऑफ द चार्ज of proton which purely feel by the outer cell electron, that is known as the effective nuclear charge. किसी भी आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन के द्वारा शुद्धतम रूप से प्रोटॉन के द्वारा जो चार्ज फील किया जाता है उसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं. अब आप लोगों को पता है कि जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, और एटॉमिक नंबर बढ़ने से प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ेगा, और प्रोटॉन के नंबर के बढ़ने से जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी. और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ने से
क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर तेजी से अट्रैक्ट करेगा, और आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन जो है आउटर शेल में प्रेजेंट होते हैं, तो आउटर शेल जो होगी वो आपस में पिचकेगी, मतलब चिपक जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो हम ये कह सकते हैं ना कि एटॉमिक नंबर बढ़ने से एटॉमिक साइज की वैल्यू डिक्रीज होती है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के अंदर लिखेंगे when the value of atomic number is increased, value of atomic number is increased, एटॉमिक नंबर की वैल्यू इंक्रीज होती है, then the number of protons are increased in outer shell of atom, outer shell of atom, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इंक्रीज इन आउटर शेल ऑफ एटम, नहीं इसमें आउटर शेल नहीं, इन न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इंक्रीज इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में एटम में जो भी है प्रोटॉन्स के नंबर बढ़ेंगे, और प्रोटॉन्स के अंदर जब प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा चार्ज अप्लाई करेगा, तो देन द प्रोटॉन attract the electron in more amount, तो इलेक्ट्रॉन जो है मोर अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट के अंदर जो है प्रोटॉन को अपनी ओर, जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, एंड वी नो दैट the electrons are exist in shell, so shell is contract, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है संकुचित होना, चिपकना। तो हम कह सकते हैं कि when increasing the atomic number the size of the atom is decreased, so we can say that by increasing the value of atomic number, by increasing the value of atomic number the size of atom डिक्रीज। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो हम सीरियम, शायद आपको दिखेगा नहीं, मुझे ऊपर का मिटाना पड़ेगा, एक बार आप उतार लीजिए इनको। तो यहां एक बार दीजिए, सीरियम 57 से लेकर यदि हम लुटीशियम 71 तक जा रहे हैं, तो सीरियम से लेकर सीरियम, प्रोसोडाइनियम, नियोडाइनियम, प्रोमीथियम, सुमेरियम, तो इन एलिमेंट से इन एलिमेंट की तरफ जाते हैं, तो क्या एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, और एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है। तो इफेक्टिव हम ये कह सकते हैं कि जेड इफेक्टिव जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक रेडियस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जितना जेड इफेक्टिव होगा एटॉमिक साइज जो है उतनी ही डिक्रीज होगी। अरे यस और नो। नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम चलते हैं कि भाई पहला फैक्टर कंप्लीट हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक नंबर के बढ़ने से, एटॉमिक नंबर के बढ़ने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक रेडियस के अंदर जो होता है एक रेसिप्रोकल रिलेशन होता है मित्रों, और रेसिप्रोकल रिलेशन मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस घटेगी। तो हमारा इस फैक्टर के अकॉर्डिंग क्या है, इस फैक्टर के अकॉर्डिंग क्या है कि 57 से और 71 की ओर जब हम जा रहे हैं तो वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो साइज ऑफ एटम डिक्रीज हो रही है। अरे ये चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों को। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं हम लोग।
नेक्स्ट जो है वो आ रहा है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। ओके, अब देखो शील्डिंग इफेक्ट मैंने आपको बताया था इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो होता है, मतलब अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन के द्वारा आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपल्ड करना जो होता है, आपका क्या कहलाता है, शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। देखो ये हमारा न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस अपन को तो लेंथेनाइड से मतलब है, तो लेंथेनाइड न्यूक्लियस मैं बना देता हूं आपको सामने। तो जो लेंथेनाइड्स जो होते हैं उनका सबसे आउटर ऑर्बिटल जो कहलाता है वो आपका 6s, 6s के बाद में 4d, 5d और 5d के बाद में 4f। आप लोगों को पता है जो आउटर शेल होता है, उस आउटर शेल, इसको हम बाहर वाले शेल को हम क्या बोलते हैं, आउटर शेल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको आउटर शेल। और जो आउटर शेल से जस्ट अंदर की तरफ होता है, इस शेल को हम क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल कहते हैं। और पेनल्टीमेट शेल के जो अंदर वाली शेल होती है, उस शेल को हम क्या कहते हैं, एंटी पेनल्टीमेट शेल कहते हैं। तो आप लोगों को ये चीज पता है, लेकिन अभी देखो यहां पे क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स आपके एफ ऑर्बिटल में आ रहे हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है, एफ में आ रहा है। अब ये जो एफ, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके हैं, पेनल्टीमेट शेल के हैं, और यहां जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो आउटर शेल के प्रेजेंट है। अब देखो मेरे बच्चों, यहां पे क्या होगा कि जब ये एंटी पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन जो है रिपल्ड किसको करेंगे, रिपल्ड जो करेंगे वो केवल किसको करेंगे, एंटी पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन को ही रिपल्ड कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और तो ये ज्यादा से ज्यादा इसको, इस वाली सेल को थोड़ा ऊपर की तरफ खिसकाएगा, इस वाली सेल के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, वो इस वाली सेल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। जो एंटी पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन जो है केवल पेनल्टीमेट शेल को ही थोड़ा सा ऊपर की, मतलब जो साइज बढ़ेगी वो किसकी बढ़ेगी, पेनल्टीमेट शेल की। ऑल ओवर एटम की साइज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट में एफ ऑर्बिटल की पोजीशन n-2 होने पर, यानी एंटी पेनल्टीमेट शेल के होने की वजह से साइज ऑफ एटम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और साइज ऑफ एटम में फर्क नहीं पड़ने की वजह से क्या होता है, इनकी साइज जो है एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ से घटती है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मैं एक बार रिपीट करता हूं एक बार, कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं एफ ऑर्बिटल के, दे आर एग्जिस्ट इन एंटी पेनल्टीमेट शेल। द इलेक्ट्रॉन्स आर एग्जिस्ट इन द एंटी पेनल्टीमेट शेल and these electrons repelled the only penultimate shell, n-1d orbital को ही repelled करते हैं। So size of atom is not affected by the shielding effect, and due to reason we can say that when we go from the cerium to lutetium, the size of atom is not affected by the shielding effect। अरे yes or no? देखिए, तो यहां लिख सकता हूं shielding effect को, in the case of F block element, in the case of F block element, the size of atom does not affected, the size of atom does not affected by shielding effect. The size of atom does not affected by shielding effect. What is the reason that? इस रीजन को मैं आपको सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखिए क्या रीजन है इसका। We know that in lanthanide the last electron goes in
एंटी पेनल्टीमेट शेल। और एंटी पेनल्टीमेट शेल मतलब n-2f, क्योंकि f की पोजीशन जो है बहुत अंदर की तरफ होती है, डीप इनसाइड द एटम। एंटी पेनल्टीमेट शेल इज एग्जिस्ट एट n-2, ठीक है। एंड दीज इलेक्ट्रॉन आर रिपल्ड the only penultimate shell electron ये जो है केवल पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन को ही रिपल्ड कर पाते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन केवल इसी इलेक्ट्रॉन को रिपल्ड कर पाएंगे। सो द साइज ऑफ एटम does not affected। एटम की साइज जो होती है वो अफेक्ट नहीं होती है। साइज ऑफ एटम डज नॉट अफेक्टेड, एंड दिस इज द रीजन दैट ओनली द फैक्टर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज वर्क ऑन द साइज ऑफ द एटम। कि यही कारण है कि जो एटम की साइज पे ओनली क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही काम करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि शील्डिंग इफेक्ट इसके अंदर नेग्लिजिबल होता है, शील्डिंग इफेक्ट इसके अंदर नेग्लिजिबल। तो हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और साइज ऑफ एटम डिक्रीज होगी, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट है या फिर नेग्लिजिबल है। और इसी को हम कहते हैं साइज के अंदर कंटिन्यूसली डिक्रीजमेंट होना, इसी को हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चीज कि क्यों शील्डिंग इफेक्ट इसके अंदर नेग्लिजिबल होता है। आप इसको अच्छे से नोट्स तैयार कर लेना। आगे के टॉपिक की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। अब मैं कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को हम एक बार वापस क्लियर करता हूं। यहां मैं लिखने जा रहा हूं, सो वी कैन से दैट when we gauge left to right in lengthenide series, when we gauge from lengthenide series, then the value of effective nuclear charge is increased. The value of effective nuclear charge is increased, but in f block elements, यदि हम बात केवल लेंथेनाइड की कर रहे हैं तो यहां केवल आप लोग लेंथेनाइड भी लिख सकते हो। द शील्डिंग इफेक्ट इज नेग्लिजिबल। शील्डिंग इफेक्ट जो होता है इसके अंदर क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। सो size of atom is decreased when we gauge left to right. This is known as lengthenide contraction. तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, किसे कहते हैं, ये चीज़ आप लोगों ने अच्छे से क्लियर कर ली होगी। अब हम ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन तो हो गया, हमें ये मालूम पड़ गया कि किस प्रकार से है। तो एक क्वेश्चन जो है जनरली आया हुआ है वो हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। अभी स्कूल लेक्चरर वाले एग्जाम में भी आया है और कंपटीशन एग्जाम में भी आया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, उतार लिया आप लोगों ने ये सब।
write the increasing order of ionic radius of following lanthanide ions। इन लैंथेनाइड आयंस को आप लोगों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको एनकरेज करना है साइज के में। तो ऑप्शन ए में था इटरियम प्लस 3, लुटेशियम प्लस 3, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना था ना, इंक्रीजिंग में निकलेगा लुटेशियम प्लस 3, लॉरेंसी सॉरी टर्बियम प्लस 3 और लैंथेनम प्लस 3। ऑप्शन बी के अंदर जो था वो था हमारा लुटेशियम प्लस 3, इटर्बियम प्लस 3, फिर टर्बियम प्लस 3 और सबसे ज़्यादा था वो हमारा लैंथेनम प्लस 3। ऑप्शन डी के अंदर जो था वो था हमारे इटर्बियम प्लस 3, फिर था डाइस्प्रोस्पियम प्लस 3 और फिर था टर्बियम प्लस 3। और ऑप्शन जो सॉरी ये ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी के अंदर हमारे पास में था जो वो था होल्बियम प्लस 3, लैंथेनम प्लस 3 और इटर्बियम प्लस 3 और ईरियम प्लस 3, ये ऑप्शन था। तो अब इसमें देख लीजिए आप लोग, सबसे ज़्यादा लैंथेनम की होती है सबसे, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज घटेगी, फिर टर्बियम, फिर इटर्बियम, फिर लुटेशियम। तो इसमें बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। बाकी औरों का ऑर्डर सब गलत है, आप चेक कर लेना। आपको इसकी इस प्रकार के क्वेश्चंस करने के लिए लैंथेनाइड सीरीज का याद होना आप लोगों को बहुत जरूरी है। तो एक तो ये क्वेश्चन आया। दूसरा आता है एप्लीकेशंस ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का जो है पीरियोडिक टेबल पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम डिस्कस करेंगे। applications of lanthanide contraction। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का क्या क्या एप्लीकेशन है? तो पहला एप्लीकेशन तो ये है कि द साइज ऑफ 4D ट्रांजिशन सीरीज एंड 5D ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट की साइज क्या होती है, बिल्कुल सेम हो जाती है। और दीज एलिमेंट्स आर नोन एज केमिकल ट्रेस। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप लोगों को समझा देता हूं। बाय द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन the size of 4D transition series, the size of 4D transition series and the size of 5D transition series become equal। ट्रांजिशन सीरीज किसकी हो जाती है? सो द एलिमेंट ऑफ 4D सीरीज एंड 5D सीरीज आर नॉन एज केमिकल ट्विन्स। तो 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? केमिकल ट्विन्स। इसको देखो, देन बाय द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन द साइज ऑफ 4D ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज एंड 5D और ट्रांजिशन सीरीज बिकम इक्वल। मतलब 4D ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट
और 5D सीरीज के एलिमेंट की साइज क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो इन एलिमेंट को हम केमिकल ट्विन्स कहते हैं, मतलब बिल्कुल इनमें इनकी केमिकल रिएक्टिविटी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, रेडियस, IP, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सब चीज़ें बराबर हो जाती है, क्योंकि सब कुछ चीज़ें, सारी प्रॉपर्टी जो होती है मेनली जो डिपेंड करती है वो किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक साइज के ऊपर डिपेंड करती है। तो जब साइज सेम तो सारी प्रॉपर्टी सेम, इस वजह से 4D ट्रांजिशन सीरीज के और 4D। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ये क्यों बराबर हुई, वो एक बार आपको समझा देता हूँ। देखो देखिए मैं आपको पहले थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल मेरे को ट्रांजिशन सीरीज बनानी पड़ेगी। आपको पता है ट्रांजिशन सीरीज जो होते हैं वो आपके 4th पीरियड से स्टार्ट होते हैं और 3 नंबर से। तो देखो यहाँ पे हमारे पास में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये आप लोगों के पास में जो है ट्रांजिशन सीरीज मैंने आप लोगों के सामने लिख दी है। 4th पीरियड में अंदर प्रेजेंट है ये जिंक। अब इधर देखिए ये 4th पीरियड हो गया। 5th पीरियड में हम आते हैं, तो 5th पीरियड में हमारे पास में देखो इटरियम, इटरियम के बाद में जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, ठीक है, और कैडमियम। ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज हो गई। और 5th बाद में 6th पीरियड की बात करते हैं। 6th पीरियड में हमारे पास में आते हैं लैंथनम, इसके बाद में हाफनियम और टैलेंटम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनियम, गोल्ड और मरकरी। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को लिख दी। अब इधर देखो इसका एटॉमिक नंबर देखो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 हो गया। फिर इधर देखिए 39, 40, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 एंड 48। और इसके बाद में देखिए 57, 72, 58 से 71 लेंथ लाइन में चल गए, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80, है ना। अब देखो बच्चों, यहाँ से स्कैंडियम से आप यहाँ पे आ रहे हो, तो इन दोनों के बीच में 18 पॉजिटिव चार्ज का, मतलब 18 एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है। और आप जब यहाँ से आ रहे हो तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो आपके 18 पॉजिटिव चार्ज, 18 एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है। अब यहाँ टाइटेनियम से आप जिरकोनियम में आते हो तो यहाँ पे आप लोगों को +18 का डिफरेंस मिलेगा। लेकिन आप जिरकोनियम से जो हाफनियम में जाते हो तो यहाँ आपको +32 एटॉमिक नंबर का डिफरेंस मिलेगा आपको। जब आप लोग जिरकोनियम से हाफनियम में जाओगे तो +32, तो यहाँ भी +32, यहाँ भी +32, तो यहाँ आगे सब जगह +32 चार्ज का इंक्रीज हो रहा है। मतलब एटॉमिक नंबर जो है कितना बढ़ रहा है, 32 बढ़ रहा है सब में। देखो सब में कितना बढ़ रहा है, 32। आप टोटल करके देख लेना इनके एटॉमिक नंबर का डिफरेंस। जबकि यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो यहाँ 18 का ही बढ़ रहा है। कितने का बढ़ रहा है, केवल 18 का बढ़ रहा है, सब में 18 का डिफरेंस हो रहा है। तो क्या कह सकते हैं हम कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। तो स्कैंडियम की साइज इट्रियम से ज्यादा है, इट्रियम की साइज इट्रियम की साइज तो स्कैंडियम से ज्यादा है, और लैंथनम की साइज इट्रियम से ज्यादा है। लेकिन टाइटेनियम की साइज जो है कम है जिरकोनियम से, लेकिन जिरकोनियम और हाफनियम की साइज जो है वो क्या है, बराबर है। क्यों, एटॉमिक साइज तो इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे एटॉमिक साइज तो इंक्रीज हो रही है क्योंकि शेल बढ़ रही है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जो बढ़ी हुई साइज है उस बढ़ी हुई साइज को क्या कर लेगा, वो कंट्रोल कर लेगा। और कंट्रोल करने की वजह से क्या है, साइज के अंदर इतना डिफरेंस नहीं हो पाएगा। यहाँ +32 चार्ज बढ़ने की वजह से जो शेल के बढ़ने से जो साइज इंक्रीज हुई वो उतनी साइज इंक्रीज नहीं हो पाएगी।
क्यों? क्योंकि यहाँ एटॉमिक नंबर के अंदर जो साइज में इंक्रीजमेंट हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में जो इंक्रीजमेंट हो रहा है वो कितने का हो रहा है? +32 चार्ज का हो रहा है। तो और ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ बीच में 14 एलिमेंट जो है लेंथेनाइड के आगे, तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का ये इफेक्ट हुआ कि ये एलिमेंट जो हैं जिनको मैं गोला कर रहा हूँ, जिन एलिमेंट को मैं गोले में लिख रहा हूँ, ये एलिमेंट जो होते हैं वो केमिकल ट्विंस कहलाते हैं। दीज एलिमेंट्स आर नोन एज केमिकल ट्विंस। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि 14 एलिमेंट आने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो +32 चार्ज जो है इंक्रीज हो गया, और +32 चार्ज इंक्रीज होने की वजह से ये एलिमेंट जो हैं क्या कहलाएंगे आपस में? ये एलिमेंट जो है आपस में केमिकल ट्विंस आपस में कहलाएंगे। तो आप लोगों को चीज़ समझ में आ गई है कि जनरली हम ऊपर से नीचे जाते हैं, व्हेन वी गोज लेफ्ट टू राइट तो साइज की वैल्यू इंक्रीज होती है, लेकिन यहाँ +32 चार्ज इंक्रीज होने की वजह से यहाँ साइज इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाए। हालांकि दोनों ये अभी क्वेश्चन आया भी एग्जाम में कि इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है केमिकल ट्विंस है या जिसकी रेडियस बराबर है। तो आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट पार्ट हम जो है कल डिस्कस करेंगे इसका।